वेलकम टू नर्डी साइड चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग फिजिक्स की बिल्कुल फाउंडेशन, उसकी नींव को समझेंगे और वो है मेजरमेंट। हम शुरुआत करेंगे एक बेसिक सवाल से कि किसी भी चीज़ को ठीक से नापते कैसे हैं। इसके लिए हम स्टैंडर्ड यूनिट्स यानी एसआई सिस्टम को डिटेल में जानेंगे। फिर हम सीखेंगे कि कैलकुलेशंस में प्रिसिजन कैसे लाएं, जिसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी है। और आखिर में हम एक बहुत पावरफुल टूल डायमेंशनल एनालिसिस यूज करना सीखेंगे, जिससे हम किसी भी फॉर्मूला की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। ये चैप्टर आपके बोर्ड्स, सीयूईटी और जेई के लिए एक सॉलिड बेस बनाएगा। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस फाउंडेशन से जिस पर पूरी की पूरी फिजिक्स खड़ी है, यूनिट्स और एसआई सिस्टम। तो सबसे पहला सवाल, यूनिट आखिर है क्या चीज? बेसिकली जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं, जैसे कि लेंथ, तो हम उसे एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। वही रेफरेंस स्टैंडर्ड यूनिट कहलाता है। जैसे लेंथ के लिए वो स्टैंडर्ड है मीटर। अब यूनिट्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फंडामेंटल या बेस यूनिट्स, जो बिल्कुल बेसिक और इंडिपेंडेंट हैं, और दूसरे होते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, जो इन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स से मिलकर बनते हैं। पहले के टाइम में ना अलग अलग जगह पर अलग अलग सिस्टम चलते थे, जैसे कि सीजीएस सिस्टम, जिसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड यूज होता था। फिर था एफपीएस या ब्रिटिश सिस्टम, जिसमें फुट, पाउंड और सेकंड चलता था। और एक था एमकेएस सिस्टम, जिसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो इन सारे झंझट को खत्म करने के लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया, जिससे हम आज एसआई सिस्टम यानी सिस्टम इंटरनेशनल के नाम से जानते हैं। ये एमकेएस सिस्टम का ही एक बेहतर वर्जन है और पूरी दुनिया में साइंटिस्ट इसी को यूज करते हैं। और ये हैं वो 7 महारथी, वो 7 फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज जिनके ऊपर पूरी फिजिक्स टिकी हुई है। एसआई सिस्टम इन्हीं 7 क्वांटिटीज पर बेस्ड है। लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। फिजिक्स की बाकी हर क्वांटिटी इन्हीं 7 यूनिट से डिराइव की जाती है। ओके, यूनिट्स तो समझ आ गए, लेकिन जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो वो कितना प्रिसाइज है, कितना एतमाद कर सकते हैं उस पर? यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। ये न्यूमेरिकल्स में सही आंसर रिपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्या? सोचो, आपने एक पेंडुलम का टाइम नापा और रीडिंग आई 1.62 सेकंड्स। अब इसमें जो 1 और 6 है ना, उस पर आपको पूरा भरोसा है, ये तो रिलायबल डिजिट्स हैं। पर जो आखिरी डिजिट है 2, वो थोड़ा सा शेकी है। हो सकता है वो 1.61 हो या 1.63 हो, ये थोड़ा अनसर्टन है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हुए? सारे रिलायबल डिजिट्स प्लस पहला अनसर्टन डिजिट। यहां पर टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो हमें मेजरमेंट की प्रिसिजन बता रहे हैं। चलो अब इनको काउंट करने के कुछ सिंपल से रूल्स देखते हैं। रूल नंबर 1, सारे नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 287.5 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिंपल। रूल 2, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में फंसे हुए सारे जीरोस भी सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 2.308 में 0 सिग्निफिकेंट है, तो टोटल हुए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल 3, अगर नंबर 1 से छोटा है तो नॉन जीरो डिजिट से पहले आने वाले जीरोस यानी लीडिंग जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। जैसे 0.002308 में शुरू के 3 जीरोस सिर्फ डेसिमल की जगह बता रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहां भी टोटल 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब आते हैं उस जगह जहां सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, ट्रेलिंग जीरोस, यानी जो जीरोस नंबर के एंड में आते हैं। इसके 2 केसेस हैं। केस ए, अगर नंबर में कहीं भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, जैसे 12300, तो एंड के जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं माने जाते, इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। केस बी, लेकिन अगर नंबर में डेसिमल पॉइंट है, जैसे 3.500, तो एंड के जीरोस सिग्निफिकेंट होते हैं, क्योंकि वो मेजरमेंट की प्रिसिजन बता रहे हैं। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस कंफ्यूजन से बचने का ब्रह्मास्त्र है साइंटिफिक नोटेशन। जैसे 4.700 इंटू 10³ mm लिखने से साफ पता चलता है कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पहचान तो सकते हैं, पर जब इनको यूज करके कैलकुलेशंस करते हैं तब क्या? ये वो एरिया है जहां एग्जाम्स में नंबर करते हैं। यहाँ 2 अलग अलग रूल्स हैं, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक टीम है और एडिशन सब्ट्रैक्शन का दूसरा। जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हम फाइनल आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखते हैं जितने उस नंबर में थे जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। जैसे 5.74 में 3 सिग फिग्स हैं और 1.2 में 2, तो फाइनल आंसर में भी 2 ही सिग फिग्स होंगे, इसलिए आंसर है 4.8। लेकिन जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं, डेसिमल प्लेसेस देखते हैं।
फाइनल आंसर में उतने ही डेसिमल प्लेसेस होंगे जितने उस नंबर में थे जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस थे। जैसे 27.2 में एक डेसिमल प्लेस है तो फाइनल आंसर में भी एक ही होगा, 227.5। राउंडिंग ऑफ के रूल्स तो सिंपल है। अगर ड्रॉप होने वाला डिजिट 5 से बड़ा है तो पिछले डिजिट को 1 से बढ़ा दो, 5 से छोटा है तो उसे वैसे ही छोड़ दो। असली कंफ्यूजन तब होता है जब डिजिट एग्जैक्टली 5 हो, तब रूल है राउंड टू द नियरेस्ट इवन डिजिट। जैसे 2.745 में 5 से पहले 4 है जो कि इवन है तो उसे चेंज नहीं करेंगे, आंसर होगा 2.74। और 2.735 में 5 से पहले 3 है जो कि ऑड है तो उसे अगले इवन नंबर यानी 4 तक बढ़ा देंगे, आंसर यहाँ भी 2.74 होगा। ये एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है जो फॉलो किया जाता है। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे पावरफुल, सबसे इंटरेस्टिंग टूल पर, डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। ये कॉन्सेप्ट आपको फॉर्मूलाज चेक करने और नए फॉर्मूलाज डिराइव करने में जबरदस्त हेल्प करेगा। तो डिमेंशंस है क्या? सिंपल भाषा में हर फिजिकल क्वांटिटी को हम कुछ बेस क्वांटिटीज मास m, लेंथ l और टाइम t की पावर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन्हीं पावर्स को हम डायमेंशंस कहते हैं और वो पूरा एक्सप्रेशन जैसे कि वेलोसिटी के लिए m0, l1, t-1 उसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। ये फॉर्मूला हमें साफ साफ बताता है कि वेलोसिटी मास पर डिपेंड नहीं करती, लेंथ की पावर 1 पर डिपेंड करती है और टाइम की पावर -1 पर। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना बिल्कुल बच्चों का खेल है अगर आपको बेसिक डेफिनेशन पता है। देखो, वॉल्यूम होता है लेंथ का क्यूब, तो डायमेंशन हुई l क्यूब। एक्सेलरेशन है लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, तो l बाई टी स्क्वायर बन गया, l t⁻²। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m को l t⁻² से मल्टीप्लाई किया, बन गया ml t⁻²। और डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, तो m को l क्यूब से डिवाइड किया, बन गया ml-3t0। देखा कितना आसान है। अब जब हमें फॉर्मूला निकालना आ गया है तो चलो देखते हैं इसका असली यूज कहाँ होता है। इसके एप्लीकेशंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट है। डायमेंशनल एनालिसिस का जो सबसे बड़ा रूल है उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये कहता है कि आप सेब में संतरे नहीं जोड़ सकते, मतलब आप सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिनकी डायमेंशन सेम है। आप वेलोसिटी में फोर्स नहीं जोड़ सकते। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सही फिजिकल इक्वेशन में हर एक टर्म की डायमेंशन आपस में सेम होनी चाहिए। इसी प्रिंसिपल का यूज करके हम इक्वेशंस की करेक्टनेस चेक करते हैं। तो पहला एप्लीकेशन देखते हैं, किसी भी इक्वेशन की औकात चेक करना कि वो सही है या नहीं। चलो इक्वेशन ऑफ मोशन पकड़ते हैं, x = x0 + v0t + ½ at²। स्टेप 1, लेफ्ट हैंड साइड पर है x यानी डिस्प्लेसमेंट, इसकी डायमेंशन है l। स्टेप 2, अब राइट हैंड साइड के हर टर्म को देखते हैं। x0 भी डिस्प्लेसमेंट है तो l, v0t में v0 का lt-1 और t का t मल्टीप्लाई होकर t कैंसिल हो जाएगा तो बचा l। और ½ at² में कांस्टेंट हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती, a का lt-2 और t² का t² भी कैंसिल, बचा l। स्टेप 3, कंपेयर करो, क्योंकि LHS और RHS के हर टर्म की डायमेंशन l है, इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं इसका सबसे पावरफुल यूज, नए रिलेशंस, नए फॉर्मूलाज डिराइव करना। मान लो हमें सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड t का फॉर्मूला निकालना है और हमें पता है कि ये लेंथ l, मास m और ग्रेविटी g पर डिपेंड करता है। स्टेप 1, हम एक रिलेशन अज्यूम करते हैं t = k lx gy mz। स्टेप 2, दोनों तरफ डायमेंशंस लिखते हैं, LHS पर t1, RHS पर l की पावर x, lt-2 की पावर y और m की पावर z। स्टेप 3, अब m, l और t की पावर्स को दोनों तरफ इक्वेट करते हैं, इससे हमें 3 सिंपल इक्वेशंस मिलेंगी। स्टेप 4, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने पर हमें x, y और z की वैल्यूज मिल जाती हैं, x = 1/2, y = -1/2 और z = 0। स्टेप 5, बस इन वैल्यूज को ओरिजिनल फॉर्मूला में वापस डाल दो, हमें मिलता है t = k l1/2 g -1/2, यानी t = k √l/g। देखा, हमने बिना किसी एक्सपेरिमेंट के सिर्फ लॉजिक से फॉर्मूला डिराइव कर लिया। हाँ, एक लिमिटेशन है कि हम इस डायमेंशनलेस कांस्टेंट k की वैल्यू यहां से नहीं निकाल सकते। अगर ये पावरफुल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो एक बार हाइप जरूर करना। चलिए, बहुत थ्योरी हो गई, अब तक जो भी पढ़ा है उसको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन से पक्का करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इक्वेशन है ½ mv² = mgh। हमें चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। यहाँ m मास है, v वेलोसिटी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h हाइट है। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई जरूर करना। ओके, सोल्यूशन देखते हैं। चलो LHS से स्टार्ट करते हैं। ½ mv², कांस्टेंट हाफ की तो कोई डायमेंशन नहीं, m का है m
और v स्क्वायर का होगा l t रेस टू द पावर -1 का स्क्वायर यानी l स्क्वायर t रेस टू द पावर -2। तो LHS बना m l स्क्वायर t रेस टू द पावर -2। अब आते हैं RHS पर m g h। m का है m, g का है l t रेस टू द पावर -2 और h का है l। इन सब को मल्टीप्लाई करने पर यह भी बन गया m l स्क्वायर t रेस टू द पावर -2। LHS और RHS की डायमेंशंस मैच हो गई। इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है और आप आगे जाके पढ़ेंगे कि ये दोनों ही एनर्जी के फॉर्म्स हैं। तो फटाफट से क्विक रिकैप करते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। पहला, कंसिस्टेंट मेजरमेंट के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड यानी SI सिस्टम जरूरी है। दूसरा, हर मेजरमेंट की एक प्रिसिजन होती है जिसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिप्रेजेंट करते हैं और कैलकुलेशंस में इसका ध्यान रखना पड़ता है। और तीसरा, डायमेंशनल एनालिसिस एक सुपर पावरफुल टूल है जो ना सिर्फ इक्वेशंस की करेक्टनेस चेक करता है बल्कि नए फॉर्मूलाज डिराइव करने में भी हमारी हेल्प करता है। जाने से पहले एक छोटा सा सवाल आपके लिए। अगर डिमेंशनल एनालिसिस से कोई इक्वेशन करेक्ट प्रूव हो जाती है तो क्या हम 100% श्योर हो सकते हैं कि वो इक्वेशन हर तरह से फिजिकली परफेक्ट है? सोचिएगा जरूर और अपना आंसर नीचे कमेंट्स में बताना। मिलते हैं अगले लेक्चर में।